बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मुस्लिम, आइए अदारा-ए नज़री अदब की माहाना अदबी नशिस्त का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि अखबारात के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़राए से आप तक ये खबर पहुँची है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अदारा-ए नज़री अदब की 203वीं नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 नशिस्तें मुकम्मल हुई, उसके बाद ये मज़ीद अदारे के साथ तीसरी नशिस्त है। इस तरह से 203 का हिस्सा जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह अदारा-ए नज़री अदब की जानिब से आप तमाम हाज़रीन का यहाँ पर शुक्रिया भी अदा किया जाता है, इस्तकबाल भी किया जाता है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम अहमद अयूबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए करम आप सामने की जानिब तशरीफ ले आए। का अलिफ क्यों नहीं लिखते सर? और इसी के साथ साथ जो हमारे आज के साहिबान एजाज हैं, मैं समझता हूँ कि मोहतरम डॉक्टर इकबाल वर्की साहब जो कि अदारा-ए नज़री अदब के नायब सदर भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे सदर साहब का साथ दें। और मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब, मैं आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि आप भी हमारे स्टेट की रौनक को दोबाला करें। साथ ही साथ अदारा-ए नज़री अदब के सदर मोहतरम अतीक शाबान साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज की रौनक को दोबारा करें। आइए तिलावत कलाम पाक से आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत कलाम पाक से आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ हुआ। और उसी के साथ साथ हमारे अपने शहर के नातगो शायर मोहतरम सालिह ताबिश साहब तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साहिबान एजाज में आप भी शामिल हैं। जैसा कि अदारा-ए नज़री अदब की रिवायत रही है कि अपने ही में से एक सदर का इंतखाब करके नशिस्त की कार्रवाई को अंजाम तक ले जाने की एक रिवायत रही है। उसी की पासदारी करते हुए मैं, जैसा कि ऐलानात अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से आप बखूबी जानते हैं, मोहतरम अहमद अयूबी साहब प्रिंसिपल जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और एक अच्छे नाजिम दो मानों में कि आप तकरीबात की निज़ामत भी बहुत बहुस्न खूबी किया करते रहे हैं और आप एक बड़ी स्कूल की निज़ामत फरमा रहे हैं, उसके नाज़िम आला बनकर जो है उसके सारे कामों को तुंदही से अंजाम दे रहे हैं। मैं आपकी सदारत का ऐलान करता हूँ सर आज की इस नशिस्त के लिए, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया सर। आइए, जैसा कि हमारी अपनी ये भी रिवायत रही है
कि हम हमारे कलमकाराना ने नशिस्त का जो है एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हैं। साथ ही साथ एक आज की नशिस्त की मुनासबत से, जैसा कि यहाँ पर साहिबान इराज का नाम भी दर्ज है, मैं मोहतरम अतीक शाबान साहब को आवाज़ दूंगा कि अज़राए करम आप डाइस पर तशरीफ लाएं और इस्तिक़बालिया कलमात भी अदा करें। साथ ही साथ साहिबान इजाज़ और कलमकारान नशिस्त का मुख्तसर सा तारुफ पेश करें और अदारे रस्मी अदब की जो गर्ज गायत है वो भी बयान करते हुए हम आगे की तरफ रवाना होंगे। मैं अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे स्टेज की रौनक को हवाला करें। बहुत शुक्रिया सर। आज की इस नशिस्त में सदर साहब, मोहतरम मोहम्मद नजूमी साहब, जम्मू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जुमला कलमकारान, साहबान इजाज़ और सामने बैठे हुए सामान्य नजर। आज की ये नशिस्त 203वीं नशिस्त है और इसकी सदारत जो है सर फरमा रहे हैं, इसका तारुफ पेश किया गया। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ हैं, आप जो अदब से काफ़ी जो आपका लगाव, गहरा लगाव है और मसले अदब के ताल्लुक से भी आप जो है बहुत जो है गोशा रखते हैं और इसकी जो हमारे यहाँ कलमकारान और दीगर लोग हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहे। कलमकारान में यहाँ पर मौजूद हमारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, रशीद आर्टिस्ट साहब के नाम से मशहूर, आपका नाम जो है सिर्फ मालेगांव नहीं, बैरून शहर नहीं, पूरे इंडिया में, बल्कि आपकी जो पेंटिंग्स जो है बैरूनी ममालिक में भी जो है जा चुकी है। आप जो है अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, नस्ली अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आप जो है तहरीरात जो यहाँ पर कई मरतबा जो है मरतबा यहाँ पेश की है। आज वो भी एक तहरीर जो है वो पेश करेंगे। और हमारे इदारे के दो लोग जो हैं वो तख्लीक़ात जो है जो पेश करते आए हैं। बच्चों की तख्लीक पर इकबाल बल्कि सर का नाम जो है वो काफ़ी दूर तक जो है पहुँच चुका है। अभी आप जैसे कि वो साहब एजाज़ भी हैं, क्योंकि उनको यूपी की एकेडमी की जानिब से, उनको एकेडमी की साहित्य एकेडमी की जानिब से भी उनको जो है अवार्ड से उनकी 2 किताबों पर जो है उनको नवाजा गया है। और किताबें दर्जन से ज़्यादा जो उनकी किताबें हैं, तो 2019 में लिखी हुई एक किताब और 2021 में लिखी हुई एक किताब, इन दोनों किताबों पर उनको जो है जो उत्तर प्रदेश एकेडमी ने जो है अवार्ड दिया है। तो हमारे लिए, शहर के लिए जो है फख्र की बात है कि हमारे कलाकारान जो है न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र में जो अपनी शनाख्त बना रहे हैं, कायम कर रहे हैं, इसी तरह से जो है दीगर रियासतों में भी जो है आप लोगों के अवार्ड्स मिल रहा है, खुशी की बात है। मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से अब्दुल मजीद मास्टर साहब बच्चों के अदब पर जो है काफ़ी दिनों से लिखते आ रहे हैं, कई किताबें उन्होंने भी तख्लीक की हैं। तो उनकी जो एक किताब है रात कानी जब महकती है, एक किताब उनके पास मौजूद भी है, तो उस किताब पर जो है उनको अवार्ड से नवाजा गया उत्तर प्रदेश एकेडमी की जानिब से। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि तो आप मुसलसल यहाँ पर जो है कहानियाँ पेश करते आ रहे हैं, पेश करते रहे हैं और आज भी वो एक कहानी पेश करेंगे, वो साहब एजाज़ भी हैं और कलमकार भी। इसी तरह से हमारे जो बहुत ही सीनियर शायर जो कि ऑल इंडिया मुशायरों के अंदर इनकी आवाज़ गूंजती रही है, काफ़ी दिनों से गूंज रही थी और गूंजती रही है, वो मेरी मुराद है वाले साहब यहाँ मौजूद हैं। आप जो नाच जब पेश करते हैं तो पूरा समा बन जाता है, आप तरन्नुम के साथ पेश करते हैं। तो सोले दाविश साहब जो है उनकी किताब अभी हाल ही में उसका इजरा हुआ था, अंदर का मौसम, उस किताब पर जो है वो भी उत्तर प्रदेश एकेडमी से जो है उनको अवार्ड दिया गया है। आप जो है काफ़ी सीनियर और उस्ताद शायर हैं। अभी 8-10 लोग उनके जो है शागिर्दों में से अभी जो हर मरतबा जो है कुछ शायर किताब शाये हो जाती है, निकल जाती है, उससे शागिर्द जो है उनके पास आ जाते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं इस उम्र में भी। तो वो भी उनको भी अवार्ड से नवाजा है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक कलमकार हैं ज़हीर इब्न कुर्सी साहब, उनको भी जो भी उन्होंने भी जो है कई किताबें जो तहरीर की हैं, तबस्सुम सीरीज पर ये तबस्सुम भी किसे मिलता है और शायरी पे भी जो है
कई किताबें उनकी जो शाये हो चुकी हैं, 3-13 जो है उनकी किताब है, उनको जो है एक जो कौन सी किताब है मुझे पता नहीं, उसके ऊपर जो अवार्ड दिया गया है, तो मैं अभी चंद थोड़ी देर के बाद में यहाँ मौजूद हो हाजिर होंगे, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसी तरह से हमारे कलमकारान में जो रह जाते हैं नजीर आज़ाद साहब हैं, इसी तरह से अब्दुल माजिद अंसारी साहब हैं, जो अक्सर जो हमारे नशिस्तों के अंदर जो है तकलीफात पेश करते रहते हैं। मैं आज की इस नशिस्त के अंदर जो है उन सब का जो इस्तेमाल करता हूँ, साहबान एजाज का भी और साथ ही साथ जो है कलमकारान का भी, कि जो है आप लोग आए हैं और इस महफिल को रौनक बख्शी है, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सदर अदारे नसरी अदब मोहतरम अतीक शाबान साहब ने आज की इस नशिस्त की रुदायत बयान की, साथ ही साथ मुख्तसर तारुफ भी पेश किया। आइए मैं चाहूँगा कि बाकायदा नशिस्त का यहाँ पर आगाज़ किया जाए और पहली तकलीफ जैसा कि मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब जो है वो पेश करते रहे, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ सर कि आप तशरीफ लाएँ और मैं तमाम ही कलमकारान से गुजारिश करूँगा या तमाम ही मुबस्सरीन से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आज हमारा जो माइक है वो किसी वजह से यहाँ पर हाजिर नहीं हो सका, तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा तेज आवाज़ में जो है अपनी तकलीफात को यहाँ पर पेश करें। हरी आंखों वाली लड़की पटन सारिया की सल्तनत तबाही के दौर से गुजर रही थी। जिस दिन से चंगू खान वहाँ का राजा बना, उस दिन से पटन सारिया पर नौसियत आ गई। खुशहाली का दौर गया, बदहाली आ गई। चंगू खान बड़ा जाहिल, कमाल और तालीम था, किसी की बात नहीं सुनता था। उससे तो यहाँ का हाल खराब हुआ ही था। ऊपर से शाही नजूमियों ने अचानक एक नया फितना खड़ा कर दिया। उन्होंने राजा को ये बताया कि हमारे पड़ोस की रियासत कमर सोली जो है, वहाँ की सरजमीन पर हरी आंखों वाली एक लड़की पैदा होगी। आप उस लड़की की तलाश में वहाँ जाएंगे और मारे जाएंगे। इस तरह आपकी मौत होगी। नजूमियों का इतना कहना था कि चंगू खान पर बदहवासे के बादल जाए और हरी आंखों वाली लड़की उसके मस्तक पर सवार होगी। अब सल्तनत का सारा काम काज छोड़ हुआ हरी आंखों को गिराने पड़ गए। उसे यहाँ तक चढ़ गई कि उसने अपनी पड़ोसी रियासत कमर सोली पर धावा बोल दिया। कमर सोली एक कमजोर रियासत थी जो आसानी से चंगू खान के हाथ आ गई। उसने वहाँ के गरीब राजा का कत्ल कर दिया। उसके 2 मासूम शहजादों को उमर कैद में डाल दिया और रियासत के चप्पे चप्पे में अपने सिपाहियों को फैला दिया। मालूम करो कि किन औरतों को बच्चे पैदा होने वाले हैं और कोई लड़की जो हरी आंखों वाली पैदा हो उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे अपने हाथ से कर सकूँगा। कमर सोली के महल के बागीचे की मालन, उसके इत्तेफाक से दोनों बच्चियाँ पैदा हुई। एक बच्ची की काली आँखें थी और दूसरी बच्ची की हरी आँखें। मालन ने काली आँख वाली बच्ची का नाम कलारा रख दिया और हरी आँख वाली का नाम बहाना। ताई ने होशियारी से हरी आँख वाली बच्ची को छुपा दिया। फिर चंगू खान के पहरेदारों को बुलाया और उन्हें वो बच्ची दिखा दी जिसकी काली आँख थी। सिपाही तो चले गए, मगर वो जो दूसरी बच्ची थी उसके बारे में मालन सोचने लगी कि उसकी हरी आँख कब तक छुपने वाली है। उसने दाई के कहा कि बच्ची को लेकर जाना और जंगल में छोड़ाना, ऐसी जगह जहाँ इंसान का गुजरना हो। दाई कहने लगी, बच्ची जंगल में भूखी प्यासे मर जाएगी या फिर जंगली जानवर उसे खा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो दिन कि चंगू खान उसकी तलाश में जाए और मारा जाए, उस दिन के आने से पहले मेरी बच्ची नहीं मरने वाली। जब चंगू खान मर जाएगा तब हम अपनी बच्ची को जंगल को उठा लाएंगे। दाई ने उस बच्ची पहाड़ों को लपेट समेट कर उठाया, छुपते छुपाते हुए जंगल के दरमियान पहुँच गई। वहाँ उसने जानवर के ऊपर देखा जिसमें एक भालजी सो रही थी। दाई उस फट में घुस गई और उस बच्ची को भालजी के बाजू में डाल दिया। फिर यहीं आने छुप गई। देखें तो सही कुदरत की तरफ से क्या जरूर में आता है। जब भालजी की आँख खुली तो उसने कूद की बच्ची को अपने फट में मौजूद पाया। उसके अपना कोई बच्ची नहीं थी। बैठे बिठाए बच्ची जो हाथ आ गई उस पर वो खुशी से नाच उठी। उसने बच्ची को उठाकर छाती से लगा दिया। तब दाई ने बच्ची की तरफ से इत्मीनान की सांस ली। भालजी ने उस लड़की को अपनी बेटी मानकर पालना पोसना शुरू कर दिया
आस पास के जानवर भी उससे बड़े राजी थे। वो जानवर उससे दिलो जान चाहते थे, उसके साथ खेलते कूदते थे। लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे वो निडर, बेजिगर और फुर्तीली होती गई। वो जंगल में दूर दूर निकल जाया करती, जहाँ उसका सामना अपने जैसे दूसरे इंसानों से होता। जंगल के रहने वाले उन बंजारों, ग्यारों और लकादारों की मदद से उसने बोलना चालना सीख लिया। उसकी माँ मालन अपने दाई के साथ कभी कभी जंगल जाती, मगर वो भालू के भट में न जाती और दूर कहीं अपनी बेटी से मुलाकात करती। उसने लड़की को यह बात बता दी थी कि मेरी बच्ची जंगल में क्यों पड़ी हुई है। उसने बताया कि तंगो महान राजा हरी आंखों वाली लड़की की तलाश में है और वो तेरी जान का दुश्मन है। उसकी तरफ से होशियार रहना और अपनी जान की हिफाजत करना। दिन बड़ी तेजी से बीत गए, लड़की काफ़ी बड़ी हो गई। उधर चंगू खान की वही रख के बस सबसे पहला काम उस लड़की की तलाश और उसका कत्ल। एक दिन चंगू खान शहर से काट लिए निकला। जंगल की दौड़ भाग में अपने साथियों से बिछा गया, मगर 3 मसाले साथ में रह गए। फिर वो लोग भटक कर उसी इलाके में चले आए जहाँ बाखरा रहती थी। ये लोग रास्ते के उलझन में थे। अचानक उन्होंने देखा कि लड़की बेतहाशा भागती हुई चली जा रही है और 2 जंगली उसका पीछा कर रहे हैं। वो आदमखोर जंगली थे जो इंसानों का गोश्त खाते थे। भागते भागते उस लड़की को रास्ते में दरख्त की एक साथ पड़ी हुई नजर आई। वो दोनों जंगली बिल्कुल उसके साथ पहुंच गए थे। उस लड़की ने बड़ी फुर्ती से दरख्त की एक साथ उठा ली और उनकी टांगों पर अड़ंगा डाल दिया। वो दोनों अपने ही झोंक में ऊँधे मुँह गिर पड़े। फिर पलक झपकते भर में उन दोनों के सर पर एक डंडा इतनी कसकर के रखे किया कि वो हमेशा के लिए अंतर्गभीर हो गए। उन दोनों को मार कर उसने एक लंबी सांस ली, फिर मामूली रफ्तार से एक तरफ रवाना हो गई। उधर चंगोबान के पेड़ में एक नया दर्द उठा। उसने अपने उन 3 साथियों को हुक्म दिया कि दौड़ कर उस लड़की के आगे पहुँचो और उसकी आँख की खबर लाओ। मुझे लगता है कि वो हरी आँखों वाली लड़की ही है। उन तीनों ने अपने अपने घोड़े दौड़ा दिए और उस लड़की के आगे जा निकले। और जब पलट कर उसकी तरफ देखा तो बेहतियात कह उठे, अरे ये तो वही लड़की है राजा को जिसकी तलाश है, हरी आंखों वाली लड़की। फिर वो तीनों वापस गए और वापस आते आते दूरजी से हाथ हिलाकर नहीं का इशारा कर दिया। राजा भी लड़की की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, मगर उन्होंने उसे बीच से पलटा दिया। लड़की के पास जाने नहीं दिया, मगर लड़की पलट कर इन चारों को घूर रही थी। ये लोग शिकार करते तो वापस आ गए, मगर उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन था कि दाल में कुछ काला है। मैं अपने उन मसाइलों को खुले लफ्जों में पूछता हूँ और हर एक से तन्हाई में पूछूंगा। उसकी रात को वो एक मसाइल के घर गया तो वो जाग रहा था। इसने उससे बुला कर पूछा, ध्यान करके बताओ, गलत मत बोलना। हमने जंगल में जिस लड़की को देखा था उसकी आंखें हरी तो नहीं थी? बादशाह सलामत, उसकी आंखें सब्ज़गार थी। राजा के जाहिर खाई सब्ज़गार का लफ्ज़ उसके पल्ले नहीं पड़ा। यहाँ से मायूस होकर वो दिन के दूसरे मसाइल के पास पहुँचा। वो सो गया था, मगर उसने उसे जगा दिया। इससे भी वही उलझन वाला सवाल किया, क्या उस लड़की की हरी आंखें थी? उसने भी होशियारी की, कहने लगा, हुजूर आप देखते तो आप दंगे में पड़ जाते। उसकी आंखें यशकदार थी। यहाँ का यशकदार भी, यशकदार का लफ्ज़ भी राजा की समझ से बाहर था। फिर वो दिन के तीसरे साथी के यहाँ जा पहुँचा। वो जाग रहा। राजा ने उस लड़की की आंखों के बारे में वही सवाल दोहराया। उसने जवाब दिया, उस लड़की की तो उड़द बार आंखें थी। ये उड़द बार का लफ्ज़ भी राजा के सर पर से गुजर गया। गरज तीनों मसालिकों ने राजा की जिहादत का फायदा उठाया, उसे उल्लू बनाया कि वो समझ ना पाए। मगर उन तीनों ने अपने अपने ढंग से यही तो कहा था कि हरी आंखें थी। जब तीनों का भी जवाब राजा के पल्ले नहीं पड़ा तो उसे अपनी औकात मालूम हो गई, मगर उसके साथ ही उसे गुस्सा भी आ गया। उसे शक था कि वो तीनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो उनके कत्ल का बहाना सोचने लगा और उसने बहाना ढूंढ लिया। इन तीनों का कसूर ये है कि इन्होंने अलग अलग तरह का जवाब दिया। बस इतनी ही बात पर उसने इन तीनों को कत्ल करवा। अब वो चाहता था कि उस लड़की का मामला साफ होना चाहिए। वो उस लड़की की आंखों को खुद देखना चाहता था। इसके लिए दूसरे दिन वो फिर उसी जंगल की तरफ जा निकला। आपकी मरतबा उसके साथ उसकी सल्तनत का वजीर, सिपहसालार और खजांची, ये तीनों से राजा आंखें पहुँच कर उस लड़की को तलाश कर रहा था। चलते चलते ये चारों एक घने दरख्त के नीचे जाकर उठे। फिर लड़की के ठिकाने का अंदाजा लगे।
उस दरख्त से एक काली नागिन उतरी और नीचे की शाख पर आई। उस शाख पर वो दुम के बल लटक गई। यूं अचानक नाजिर ने बला को देखा कि तीनों मसाइब अपने अपने घोड़ों पर से कूद पड़े और कपाने लगे, मगर उस नागिन ने राजा को डर दिया। फिर वो उसी तरह कुर्सी से मुड़ी और उसी दरख्त पर वापस चढ़ने लगी। तब उन तीनों के हवा ठिकाने आए। नागिन के डरने से राजा पर बेहोशी का हमला हुआ और वो अपने घोड़े पर से जमीन पर गिर पड़ा। फिर उन्हें उसी दरख्त पर एक अचंभा दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वो नागिन ऊपर की शाखों पर पहुंचकर एक लड़की के कानों पर जा बैठी। वो लड़की दरख्त की दो शाखों के सहारे इस तरह बैठी हुई है जैसे किसी तख्त पर कोई रानी विराजमान होती है, और ये वही लड़की है हरी आंखों वाली जिसकी राजा को तलाश थी। वो लड़की बड़ी कटीली मुस्कुराहट के साथ शंभुभान की तरफ देख रही थी। शंभुभान जमीन पर चित पड़ा हुआ था। वो एक तो उस लड़की की हरी आंखों को देखता जा रहा था। आखिर उसकी तरफ देखते देखते ही उसने दम तोड़ दिया। राजा के मर जाने पर तीनों मसाइबों ने सुकून की सांस। वजीर को लड़की और नागिन की दोस्ती पर जितनी हैरत थी उससे ज़्यादा हैरत उस लड़की की खूबसूरती पर थी, जैसे वो परिस्तान से उतर कर आई हो। वजीर ने उस लड़की के बारे में किसी तालाब से कुछ मंसूरा दिया। फिर बड़ी शफकत के साथ उस लड़के से कहने लगा, बेटी मेरी बात सुन, तेरी हरी आंखों की वजह से जो तेरी जान का दुश्मन हुआ था वो यहाँ मारा पड़ा है, और अब तुझे कोई खतरा नहीं है। अब तुझे कहीं कोई खतरा नहीं है। जब भी तुझे फुर्सत मिले तो पटन साजिया के महल में आना, हम तुझे बड़ा मर्तबा अता करेंगे। मैं पटन साजिया की सल्तनत का वजीर हूँ। जैसे ही मालिक को पता चला कि वो मनहूस राजा मारा गया, वैसे ही उसने अपनी दाया, अपनी लड़की कलामा और लड़की के बाप को साथ दिया। वो सब इस बग्घी पर सवार हुए और बग्घी हंसाते हुए जंगल की ओर चले, जहाँ तक कि जंगल में भालू के घर पर जा पहुँचे। इन सब के इकट्ठा वहाँ धावा बोल देने पर भालू सहम गए, मगर फिर अपनी बेटी की हम शक्ल लड़की कलारा को हैरत से देखने लगी जो मालन के साथ आई थी। मालन ने भालू को समझाया कि ये दोनों आपस में बहनें हैं और अब हम अपनी लड़की को ले जाने के लिए आए हैं। भालू समझ गए कि ये तो बेटी के जुदा होने का वक्त आ गया। बस वो अपनी बेटी को खूब कस के रपट गई। सदमे के मारे उसके बदन पर लड़का तारी हो गया। उसके बाद उसने एक चीख मारी, बड़ी दर्दनाक चीख थी। उस चीख के साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ी और ऐसी गिरी कि फिर उठ न सकी। भालू के इस तरह अचानक मर जाने पर बाहर उसकी लाश बंधे में गिर पड़ी और मारी करके बीन करने लगे, मगर उसके माई करने का अंदाज भालुओं का था। उसके भालुओं की तरह रोने पर सबों का दिल भरा था। रो कर उसने जरा देर में भालू की छाती तरपतर करके रखी। फिर वो सभी भालू की लाश के गिरद बैठ गए और उसके कुर्बानी पर आंसू बहाने लगे। आखिर में उन्होंने उसके घर के बाहर एक गड्ढा खोदा, उसकी लाश के कपड़े में लपेटा और रस्म के मुताबिक उसे दफन कर दिया। उनकी बच्ची भालू की मौत का सदमा लिए हुए वापस हुई। वापसी के सफर के रास्ते भर बाहर अपनी माई को याद कर करके रोड की ऐसी रही थी। दूसरे दिन वो लोग कमर सोली से पटन साजिया के महल पे गए थे। वजीर ने लड़के से जो कहा था कि फुर्सत मिलते ही पटन साजिया के महल में आना। पटन साजिया में वजीर ने जालिम राजा के ज़माने के सभी कैदियों को रिहा कर दिया था। उनमें कमर सोली को वो दो शहजादे भी थे जिनके बाप को जालिम राजा ने मार डाला था। वो दोनों शहजादे भी जोड़वा भाई थे। जब मालन वहाँ पहुँची और उसका बच्चे में से उतरे थे वजीर पर, फिर एक बार अचंभा तारी हो गया जब उसने देखा दो लड़कियाँ हूबहू एक शक्ल की हैं, सिर्फ आंखों पर पड़ते। दूसरे दिन उसने कमर सोली के एक शहजादे के साथ हरी आंखों वाली बहारों को ब्याह दिया और उसे पटन साजिया का राजपाट सौंप दिया। दूसरे शहजादे के साथ उसने दूसरी लड़की कलारा को ब्याह दिया और पड़ोस की सल्तनत यानी कमर सोली का कारोबार उनके हवाले कर दिया। इस तरह जुल्म और बर्बादी का दौर खत्म हुआ और दोनों सरजमीनों पर खुशहाली के दिन वापस आ गए। हरी आंखों वाली लड़की इस कहानी का उन्माद था। इस पर जो सामान्य तबसरत करना चाहे, मैं इतना कहना चाहूँगा
कि मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब जिस रंग में कहानी लिखा करते थे, गुज़िश्ता चंद कहानियों से उनका रंग थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन वापस से वो उसी रंग में आते हुए नज़र आए इस कहानी को लेकर। और उसमें जो उन्होंने नाम का इंतखाब किया इस मरतबा भी वो इंफरादियत से पुर रहा। बहरहाल पेशकश के एतबार से और कहानी थोड़ी सी तवालत का जैसे शिकार हो गई, ऐसा मैंने महसूस किया। कि और कोई साहब बोलना चाहे? मैं साहब का तजुर्बा की बुनियाद में कहानी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबको शायद पढ़ने में कुछ मुश्किल आया, इसकी वजह से समझने में बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि उनकी पहले की कहानियाँ बहुत अच्छी होती थी, इसलिए उनका है कि आज की कहानी अभी अभी हमारी अपनी नशिस्त में बतौर साहिब एजाज ज़हीर इब्न कुद्सी साहब तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और तबसरा का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर कोई साहब तबसरा करना चाहे तो उन्हें इजाज़त। आइए मजीद मास्टर साहब की कहानी है। मैं माजिद साहब से इत्तेफाक करूँगा और सिर्फ तो मजीद मास्टर साहब से कहूँगा कि बहुत अछूती कहानी आपने अपने मिजाज की वजह से उसको ख़राब कर दिया। वो बटन सालिया और वो क्या क्या नाम था, वो तो कहानी उसमें तबाह हो गई। और एक छोटा सा नुक्ता जो आप जंगल में लेके गए थे अगर लड़की को, तो वहाँ कोई छोटे मोटे कबीले में भी लड़की को पलवा सकते थे। भाल भी एक वहशी दरिंदा है और बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे दरिंदा ऐसा कुछ कर जाए जैसे एक इंसानी बच्चे को वो पाल ले, उनको इससे कोई मतलब नहीं। वहाँ आप छोटे से वो कर सकते थे। दूसरी एक बात, वो थोड़ा सा दो हिस्सा मुझको थोड़ा सा लगा, वो ये कि सांप कोई भी सूरत से कभी इंसान का दोस्त नहीं हुआ, आपने उसको उस लड़की का दोस्त बना दिया। दूसरा, वो जब डसता है तो बादशाह बेहोश होकर गिर पड़ा, शायद ऐसा जिक्र है, है ना। और उसके बाद वो लड़की को आप देखता रहता है, तो गिरने के बाद होश आ जाता है कि उसको थोड़ा सा मैं अचंभे में था। वो कहानी तारीफ फिर होश में आ गई। बेहोशी तारीफ भी को मतलब ये हुआ कि बेहोश हो जाता है और वो गिरा और वो लड़की की तरफ देखते देखते बेहोशी उसको आप देख लें जो है वो बेहोशी का हमला हो गया। तारी होना तो बेहोशी के उसमें ही माना जाता है, बेहोश होना और तारी होना। मैं सिर्फ मास्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस कहानी को आप एकदम सादे अंदाज में लिखिए, कहानी अच्छी हो जाएगी। उसके टचेज जो है वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो सिर्फ एक तो नाम और उसकी वजह से वो कहानी अपना हो गई तासुब जो है। दूसरा जो यानी वो गैर फिक्री अंदाज जो है, चीज़ें जो है नासिब वो निकाल लिए जाएँ। कहानी खूबसूरत है, मुबारकबाद। कहानी जब शुरू हुई तो उसमें अलग अलग वाक़यात और बातों की झलकियाँ मिलती थी। जैसे कहानी के जब आगाज़ हुआ तो जालिम बादशाह, फिर वो बच्ची, एक मखसूस खासियत वाली बच्ची की तलाश और फिर उसको कत्ल करने का ज़हन गया मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ। फिर वो वैसे ही बच्ची को छोड़ दिया गया। फिर वहाँ से उसको जो आगे चली तो जहन गया उधर जंगल मुख की तरफ, उधर जहन गया। और फिर उसके बाद आगे जो चल रहा तो इससे पहले भी मैंने आपकी कहानी में कहा था बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो कहानी में एक इंसानियत का अनुभव लेना चाहिए। दूसरे वाक़या निर्मित के रफ्तारी से बदलते हैं और हर वाक़या
फेवर में होता है, हक में होता है, तो कहीं में उसको नुकसान भी पहुंचे या कुछ ऐसी बातें भी हों जो ऐसा लगे कि हकीकी अंदाज में कुछ वाक़यात हो रहे हैं, तो उसमें दिलचस्पी का इजाफा होगा। कई एक अल्फाज जैसे सर ने जिक्र किया, तो वो वाकई ज़बान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान और दिया जाए तो कहानी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और रवानी जो आप लाने के लिए ज़बान का रवा ज़बान का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही कहानी रवा हुई वो मकबूल होने लगती है। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि दूसरे कलमदार जो हमारे डॉक्टर इकबाल कर्की साहब हैं, मैं उन्हें मधु करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपनी तकलीफ पेश करें। मोहतरम डॉक्टर इकबाल। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।